नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जिस मेहमान का आप इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दरअसल यूं तो किसी परिचय के वो मोहताज नहीं, लेकिन सिर्फ इतना मैं बता दूं कि वो देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं और उनके छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है। और 2024 का चुनाव आपको पता है बहुत नजदीक है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव है और यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस यहां उस नेता में देश का भविष्य भी तलाश रही है। तो उनसे हम बातचीत की शुरुआत करें। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय भूपेश बघेल जी को। बहुत मंच पर आप आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियां जरा हो जाए। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। रूबिका। जम्मू जनला नवा साल के बधाई और हाल बधाई। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। अभी छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को आपके चेहरे के ऊपर सर के ऊपर एक ताज दिखाई दे रहा है और वो हिमाचल प्रदेश की जीत वाला है। तो आप तो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए, जब जीत मिलती है तो विश्वास तो बढ़ता है, खुशी मिलती है और जरूरी भी है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार असफल होंगे थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन सफलता मिलती है तो खुशी तो बढ़ जाती है। तो आप बहुत गदगद हैं। हाँ, इसलिए भी कि हिंदी भाषी बेल्ट में सालों बाद हिमाचल प्रदेश हमने जीता है और पहाड़ से कोई चीज़ वहाँ से चले बहुत तेजी से नीचे उतरती, फिर मैदान की तरफ मैदान में पूरे फैल जाती है। जब गंगा निकली तो बहुत तेज धार होती है, फिर मैदान में पूरा फैल जाती है। ओह, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो नीचे से शुरू कर रहे हैं और आप जीत की धार जो है ऊपर से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो वो कश्मीर पहुंचेंगे फिर वहीं शुरुआत होगी फिर से। आप दिल्ली से आए हैं, क्या क्या लाए हैं? देखिए, मैं तो गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने और समय मांगा था प्रधानमंत्री कार्यालय में और आज की तिथि तय भी हुआ था। कल जो घटना घटी, प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहावसान हुआ, हम सबके लिए शोक का विषय है। किसी की माता ना रहे तो पीड़ा तो बहुत होती है और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी की माता जी की स्वर्गवास हुआ तो शायद दूसरे दिन का कार्यक्रम स्थगित होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले दिन की कार्यक्रम स्थगित नहीं किए, सारे कार्यक्रम उन्होंने किया अंत्येष्टि के बाद और कल ही रात में आ गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आई कि आप शेड्यूल टाइम में आप पहुंच जाइए। तो ये निश्चित रूप से मैं तो प्रधानमंत्री से मिला तब भी कहा कि मैं बहुत संकोच कर रहा हूं सर कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं, क्योंकि आपके यहाँ गमी हुई है। और फिर छत्तीसगढ़ के जो मिटकू झिटकू के जो मूर्ति है जो बस्तर आर्ट का है, उसे मैंने उसे दिया। गुलदस्ता नहीं दिया, लेकिन चिटकी मुटकी छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट तरफ से उनको भेंट किया। और तब भी जब उसकी माँ के अंत्येष्टि हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सहज थे और बहुत सभी बातों को बहुत ही उन्होंने गंभीरता से सुना भी। आपको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कार्यक्रम नहीं टाले, उन्होंने जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उनको किया। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं बैठक और मीटिंग अपॉइंटमेंट वो सारे भी किए। हाँ, आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन अब जिसको काम करने की जुनून है वो कर लेते हैं। नहीं तो सामान्यतः हमारे हिंदू परिवार में तो यही होता है कि जिस दिन 10 गात्र हो तो 10 दिन तक के घर से नहीं निकलते। सारे जो कार्यक्रम है, जो रस्म है, उसका निर्वहन करना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सबको घर के परिवार के सदस्यों की जिम्मे लगाकर खुद की जो जिम्मेदारी है उसको ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। आपकी 40 मिनट बात हुई है मुख्यमंत्री जी, क्या बात हुई? मुख्य रूप से तो मैं जिस विषय पे अपॉइंटमेंट लिया था
खासकर छत्तीसगढ़ के जो जीएसटी है उसका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कोल रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा वो करीब 4170 करोड़ है, वो दूसरा विषय था। तीसरा विषय था कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला परिवहन के कारण से ट्रेनें रद्द हो रही है और उसके कारण से आम यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर छत्तीसगढ़ के। पूरे देश को तो कोयला में ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी हो रही है कि 35 ट्रेन रद्द हो गई। तो मैंने यही आग्रह किया कि आगे इस प्रकार से न हो ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। और चौथी बात यह है कि हमारे यहाँ कोयला आधारित बहुत सारे उद्योग हैं जिसको ACCL से कोल लिंकेज मिलता था और वो मिलना बंद हो गया है, जिसके कारण से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे रोजगार भी प्रभावित होगा। ये 4 विषय थे जिसके बारे में चर्चा हुई। और फिर मिलेट्स 23 घोषित किया हुआ है। मोटा अनाज जी, लघु धान्य बोलते हैं हम लोग, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी इसको लिया गया है, तो मिलेट्स उसको बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमने मिलेट्स के दिशा में बहुत काम किया है। खासकर हमारे जो वनांचल हैं वहाँ कोदो, कुटकी बोते ही हैं, रागी के भी खेती कर रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने, भारत सरकार भी केवल रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया है, कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में हमने छत्तीसगढ़ में उसका समर्थन मूल्य घोषित किया 3000 रुपये प्रति क्विंटल और उसके खरीदने की भी व्यवस्था की। और पिछले साल करीब 52,000 क्विंटल हमने कोदो, कुटकी खरीदा। और मैंने प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है, कांकेर में शुरू हुआ है। 3 महीने पहले ही मैंने इसको लोकार्पण किया है। तो मिलेट से उस जो प्लांट है उसमें 22 प्रकार के वस्तुएं बन रही है। मैंने प्रधानमंत्री से ये भी आग्रह किया कि भाई हमारे यहाँ कार्गो शुरू करा दीजिए ताकि ये जो मिलेट्स है, लघु उपज है, जितने भी हम देश के 74% लघु उपज खरीदते हैं, तो कम से कम ये सारी चीज़ें देश दुनिया में जाए तो हमारे कार्गो, एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा हो जाए तो हमको आसानी होगी। इस साल मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है, तो ये आप लोगों से प्रेरणा ली गई है? नहीं, वो तो मिलेट ईयर तो पहले से था, लेकिन उन्होंने बकायदा मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ सांसदों को खाने पर बुलाया था। मोटा अनाज का पूरा मेनू था। लेकिन आपको बताऊं कि ये मिलेट्स खरीदने की व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ में है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता। क्योंकि यदि बाजार में जाएं तो 1700-1800 रुपये में बिक जाता है, किसान जो बोते हैं, और हमने उसका समर्थन मूल्य घोषित किया 3000 रुपया। रागी का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया 3170 रुपया, लेकिन कोदो, कुटकी नहीं किया था और इसके लिए हमने 3000 रुपये घोषित किया। सारे कोदो, कुटकी के जो किसान, उत्पादक किसान हैं, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो भौगोलिक परिस्थिति है जिसके कारण से कोदो को उत्पादन करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जंगल है, आप दिल्ली वाले प्रदूषण खूब फैलाते हैं, प्रदूषण खूब है दिल्ली में, हम ऑक्सीजन देते हैं छत्तीसगढ़ से। मतलब हम दिल्ली वाले फैला रहे हैं? दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है भाई, उद्योग भी है, गाड़ियां भी है। पंजाब से भी तो आता है ना मुख्यमंत्री? हाँ, बदनाम पंजाब किसानों कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी बात कह नहीं पाता। आप भी तो दिल्ली वालों को बदनाम कर रहे हैं। और दिल्ली में सोनिया गांधी रहती है, बदनाम नहीं कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी रहती है, तो भाई, राहुल गांधी रहते हैं। मैंने उस हिसाब से नहीं कहा। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है बताइए वाला? दिल्ली में। हाँ। हम ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, हमारे 44% जंगल है और उस जंगल होने के कारण हम क्यों, मैं दूसरी बात करना चाहूँ, आप दूसरी तरफ मत जाइए। नहीं, बस एक बार कह दूं मैं। एक मिनट मतलब आप दिल्ली वालों को ऑक्सीजन दे रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली वालों का ऑक्सीजन आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत दीजिए। भाई, हमारे देश का मतलब ये है कि टोटल जो छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है और देश में करीब 16% ऑक्सीजन तो हम लोग देते हैं। देश में हमारा योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ। अच्छा। हम वो कीमत ये चुका रहे हैं कि हम वहाँ बांध नहीं बना सकते, वहाँ सड़कें नहीं बना सकते, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा सकते। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो किसान हैं, आदिवासी हमारे हैं, वो फिर धान की खेती, आधुनिक खेती नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ये जो मिलेट्स है वो उनके जीविका का सहारा है। और ऐसे में भारत सरकार ने उसे समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, हमने समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी शुरू किया। और पिछले साल जब हमने खरीदी शुरू की तो इस साल उसका रकबा 1.5 गुना बढ़ गया है
और उत्पादन भी बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो देखिए, सबका ये ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, जंगल भी चाहिए, लेकिन जंगल में जो लोग रह रहे हैं वो कीमत चुका रहे हैं और उसका पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है। यदि हमारे पास 44% जंगल छत्तीसगढ़ का, हमारा अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं, लेकिन हमको दे क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं, बल्कि परेशानी बहुत है, क्योंकि उसके पास सड़क नहीं है, उसके पास मोबाइल टावर नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और उसमें तब्दीली आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो हाल दिल्ली जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए कि जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत दो। आज देखिए, पहले लघु उपज 7 प्रकार के खरीदते थे, तो वो सरकार उसे 19 करोड़ रुपए पेमेंट किया था। आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं और 160 करोड़ रुपए खरीदी किए हैं। तो वो पैसा वो उन आदिवासियों की जेब में गया है ना। और न केवल 160 करोड़ की लघु उपज खरीदी किए, ये जो लघु उपज है पूरे देश का 3/4 है, पूरे देश का। देश भर में जितने लघु उपज खरीदी होता है उसके 74% छत्तीसगढ़ में, और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो भूपेश जी, जो बात हमें समझ में आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाने में आप कामयाब रहे हैं? जी, मैंने आज वो बात कही। और उनका रिएक्शन क्या था? मैंने कहा कि भाई हम केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन में क्या क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि वैल्यू एडिशन में हम हमारे पास काजू होता है बस्तर में, जसपुर में, हम उसका प्रसंस्करण केंद्र खोले। जो उड़ीसा के व्यापारी 50-60 रुपए में खरीद लेते थे, प्रोसेसिंग करने के बाद उसी काजू को चूरा है वो 300 रुपये से लेके 1900 रुपये किलो में बिक रहा है, और 300 महिलाओं को रोजगार अलग मिल रहा है जो प्रोसेसिंग प्लांट में लगे हैं। उसी प्रकार से इमली प्रोसेसिंग प्लांट हमने डाला, उसी प्रकार से मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट डाला, घेकी का चावल हम वहाँ कुटवा रहे हैं जो 120 रुपये किलो में बिक रहा है। हमारे यहाँ तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट है, जो न केवल तिखुर शेक है वो देश में हम यहाँ पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वियतनाम और दूसरे देशों में भी उसकी डिमांड है जिसको हम भेज नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री का आपको क्या आश्वासन था? बहुत गौर से सुन रहे थे वो, उन्होंने तारीफ भी की कि आप नए नए कुछ नवाचार करते रहते हैं। और ये तिखुर क्या होता है फिर पूछा मुझसे, तो मैंने कहा कि तिखुर का जो पौधा है वो हल्दी या अदरक के जो पत्तियां हैं ना उसी प्रकार से, और उसके कंद भी करीब अदरक के कंद जैसे मिलता जुलता है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में उपवास में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, और उसका तिखुर सेक भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं जो दूसरे मिठाइयों से बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब आप रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, वो रसगुल्ला से भी सॉफ्ट होता है हमारा तिखुर, और स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, खासकर उपवास जब रखते हैं। तो उन्होंने मांगा, कहा इस बार जरा? मैं तो लेके गया था, लेकिन वो अवसर नहीं था। तो वहाँ जो IAS अधिकारी हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के हैं यादव जी को, उनको कहा कि इसको बंगले के अंदर भिजवा दीजिए, ये देना भी उचित नहीं लगेगा। तो केवल झिटकू मिटकू को ही दिया, बचा सब सामान वहीं छोड़ के आया हूँ मैं। सामान सब छोड़ के आए हैं? हाँ, सारे मिले। और आश्वासन लेकर आए हैं? जी हाँ, पैसा देगा ऐसे उम्मीद करते हैं भाई। अब ABP कार्यक्रम में बोल रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मिल जाना चाहिए, और आपकी तो तारीफ भी की है। आपने भी आज शुरुआत में प्रधानमंत्री जी के काम की, जुनून की तारीफ कर दी। भाई जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। जब बिलावल है वो पाकिस्तान से हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करे तो हम क्या चुप रहेंगे? बहुत बढ़िया सर, है ना। तो जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ होगी, लेकिन गलत होगा तो हम आलोचना करेंगे, तो उसे दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पर राहुल गांधी भी बड़ा अटैक करते हैं। अटैक तो मैं भी करता हूं, अभी सवाल पूछे मैं अटैक करूंगा, लेकिन दुश्मनी नहीं है मेरी। मनभेद नहीं है आपके? नहीं, जैसे देखिए अड़ंगा डालने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। अच्छा, चलिए जैसे अड़ंगा, जैसे हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे और 2040 प्रति क्विंटल दे रहे हैं। नहीं, अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, अड़ंगा डाला ना। दूसरा अड़ंगा अभी ताजा में देखें, OPS हमने लागू किया। भारत सरकार को बोले हमारा 17,000 करोड़ रुपए फंसा है, हमको दे दीजिए, ये यहाँ के कर्मचारियों का है,
और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के फूटी कौड़ी। तो आप भी उनके एजेंडा में अड़ंगा डाल रहे हैं ना। यहाँ पर गाय, राम, गोबर, तीज, त्योहार, वो सारे एजेंडे आपने ले लिए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, तीसरा उदाहरण और दूंगा मैं। भाजपा के इशारे पे राजभवन से आरक्षण के बिल को रोक के बैठे हैं। तो ये 3 उदाहरण हैं। अब आलोचना करूं तो दुश्मनी हो जाएगी रूपका जी। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर वो तो आप सोचते हैं। क्या आपके तमाम नेता ये सोचते हैं? क्योंकि उन पर यह आरोप लगता है कि उनको कुछ अच्छा नजर नहीं आता है। जैसे आपको जो अच्छा लगा आपने कह दिया, पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगते हैं कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो जो भी करते हैं वो नापसंद करते हैं। देखिए, अब राष्ट्रीय स्तर पे यदि कहेंगे कि नोटबंदी अच्छा है तो बताओ उसका फायदा गिना दो रूपका जी आप। नोटबंदी का फायदा बता दो, लॉकडाउन का फायदा बता दीजिए। लॉकडाउन तो सर उस वक्त एकदम नया आया था, आपकी सरकार ने भी लॉकडाउन किया था। कोरोना एकदम नया था, उस कोई समय कह मैं नहीं बोलूं, सकता। लॉकडाउन के समय जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया था उसी को हूबहू कॉपी किया था भारत सरकार ने। उस समय किया था भाई, मैं तो तारीख बता दूंगा और वो सर्कुलर कॉपी दे दूंगा, और भारत सरकार की तारीख और सर्कुलर देख लीजिए। दूसरे दिन निकाला और कॉपी पेस्ट करके निकाल दिया लॉकडाउन वाला। हाँ, किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से विभाग को क्या क्या काम करना है। शिक्षा विभाग ये करेगा, फूड डिपार्टमेंट ये करेगा, पुलिस वाले ये करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग का ये काम है, वो पंचायत वाले ये काम करेंगे। वो जो सर्कुलर हमने निकाला उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो ऐसा नहीं है, मतलब। लेकिन प्रधानमंत्री जी तारीफ की, नीति आयोग की बैठक हुई, तारीफ की हमारे गोधन न्याय योजना की। तो वही तो मैं कह रही हूं, आपने गौ, राम, कौशल्या मंदिर, ये सब तो आपने ले लिए हैं। अरे हाँ, लोग आपको देखते तो कहते हैं ये कांग्रेस का ही है ना। देखिए, एक चीज बताइए, ये मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही है ना। रूपका जी एक बात बताइए, उनके पास कुछ है तो नहीं, वो हमसे सबसे चिंते हैं। महात्मा गांधी का चश्मा ले लिए, सरदार पटेल ले लिए, राम भी हमारा था, गाय भी हमारी थी। रघुपति राघव राजा राम का भजन किसने गाया? गोलवलकर जी ने गाया कि गांधी जी ने गाया? नहीं, आप ही बताइए। गांधी जी ने। गांधी जी ने गाया ना। देखिए, अब उल्टा हो गया, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, रूपका जी जवाब दे रही है। तो राम किसके हुए बताइए? राम हमारे हुए ना। सर, हम लेकिन सुनिए ना, किसी अब ने गाय की बात, अब गाय की बात है। गाय है वो मां से भी बढ़कर, केवल महात्मा गांधी जी ने कहा गाय है वो मां से बढ़कर है। क्यों? कि जिंदा रहते तो दूध देती है हमको, दूध से मक्खन, दूध, दही सब बनता है, बछड़ा भी देती है जिसे खेती करते हैं। लेकिन मर के भी जो उसके जो हड्डियां हैं वो खाद के काम आता है। उसके जो चमड़े हैं वो हमारे, चाहे बेल्ट बनाए, जूता बनाए, चप्पल बनाए, खेती की किसानी में सब जो रस्सा बनाने का काम, वो सब उससे होता है। तो इसलिए मरकर भी जो हमारी सहायता करे तो माँ गाय से बढ़कर है। तो गाय के बारे में तो गांधी जी ने कहा, इनके नेताओं ने कहा कि गाय को कैसे माता मान सकते हैं जो अपने ही गोबर को अपने पूंछ से लपेट के अपने पीठ में डालती है। ये किसने कहा? सावरकर जी के लेख पढ़ लीजिए, सावरकर जी के लेख निकाल लीजिए। अभी गूगल आंटी से पूछिए, वो तुरंत बता देती है। तो आप सावरकर, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।